नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज की इस खास प्रस्तुति में ईपीएफओ और विशेष रूप से ईपीएस 95 पेंशन योजना से जुड़ी कई अहम और ताजा जानकारियां लेकर हाजिर हैं, जो देश भर के लाखों कर्मचारियों, सेवानिवृत्त साथियों और पेंशन भोगियों के जीवन से सीधे तौर पर जुड़ी हुई हैं। बदलते नियम, नई डिजिटल व्यवस्थाएं, संभावित पेंशन वृद्धि, उच्च पेंशन से जुड़े अधिकार, राज्यों में चल रही सुविधाएं और सामाजिक आंदोलन, इन सब पर एक विस्तृत लेकिन सरल और समझने में आसान रिपोर्ट आपके सामने रखी जा रही है, ताकि आप अपनी सेवानिवृत्ति और भविष्य की वित्तीय योजना को और बेहतर तरीके से समझ सकें और सही निर्णय ले सकें। सबसे पहले बात करते हैं हाल ही में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ द्वारा किए गए उन बदलावों की, जिन्होंने ईपीएफ और ईपीएस दोनों से होने वाली निकासी के नियमों पर सीधा असर डाला है। ईपीएफओ ने अपने सदस्यों के लिए धन निकासी से संबंधित दिशा निर्देशों में बुनियादी परिवर्तन किए हैं। इन संशोधनों के बाद अब जो भी सदस्य आंशिक निकासी या फंड विड्रॉल की योजना बना रहे हैं, उन्हें पुराने नियमों के बजाय इन नए प्रावधानों के तहत ही प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इन बदलावों को एक बड़े सुधार के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि ईपीएफओ की कोशिश है कि पूरे सिस्टम को ज्यादा सरल, पारदर्शी और डिजिटल बनाया जाए, ताकि हर सदस्य अपने खातों का प्रबंधन बिना किसी अनावश्यक परेशानी के कर पाए। ईपीएफओ का यह कदम खास तौर पर उन कर्मचारियों के लिए बहुत मायने रखता है जो बीच बीच में नौकरी बदलते रहते हैं या किसी कारण से बेरोजगार हो जाते हैं, और ऐसी स्थिति में उन्हें अपने संचित फंड की तत्काल जरूरत पड़ती है। पहले अक्सर शिकायतें आती थी कि निकासी की प्रक्रिया जटिल, धीमी और कई बार अस्पष्ट थी, लेकिन अब नए प्रावधानों के तहत पूरी प्रक्रिया को चरणबद्ध तरीके से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट किया जा रहा है। इससे न केवल कागजी औपचारिकताएं कम होंगी, बल्कि रिकॉर्ड भी बेहतर तरीके से सुरक्षित रहेंगे और सदस्यों को रियल टाइम में अपने क्लेम की स्थिति देखने का भी मौका मिलेगा। अब आते हैं उस बदलाव पर जो इस समय सबसे अधिक चर्चा का विषय बना हुआ है और जो सीधे तौर पर ईपीएस 95 के सदस्यों और संभावित पेंशनरों को प्रभावित करने वाला है। यह बदलाव ईपीएस 95 से संबंधित आंशिक निकासी की शर्तों में किया गया है। पहले की व्यवस्था में यह प्रावधान था कि यदि कोई कर्मचारी अपनी नौकरी छोड़ देता था या उसकी नौकरी किसी कारण से चली जाती थी और वह बेरोजगार हो जाता था, तो महज 2 महीने की प्रतीक्षावधि के बाद ही वह अपनी ईपीएस राशि का दावा कर सकता था। यह नियम उन लोगों के लिए राहत लेकर आता था जो अचानक बेरोजगारी की स्थिति में फंस जाते थे और उन्हें तुरंत धन की आवश्यकता रहती थी। लेकिन अब नए संशोधित नियमों के अंतर्गत इस प्रतीक्षा अवधि को काफी बढ़ा दिया गया है। अब किसी भी सदस्य को ईपीएस राशि निकालने के लिए 6 महीने, 12 महीने या 18 महीने नहीं, बल्कि पूरे 36 महीने यानी पूरे 3 वर्ष तक प्रतीक्षा करनी होगी। यह एक बड़ा बदलाव है और स्वाभाविक है कि इस पर मिलीजुली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। एक तरफ यह तर्क दिया जा रहा है कि यह लंबी अवधि सदस्यों को अपनी सेवानिवृत्ति से संबंधित बचतों को अधिक समय तक सुरक्षित रखने के लिए प्रेरित करेगी, ताकि वे जल्दबाजी में अपनी पेंशन निधि समाप्त न कर दें। दूसरी ओर यह चिंता भी व्यक्त की जा रही है कि जो लोग अचानक आय के स्रोत से वंचित हो जाते हैं, वे इतने लंबे समय तक कैसे इंतजार कर पाएंगे। इस नए प्रावधान का मूल उद्देश्य ईपीएफओ के दृष्टिकोण से यह है कि सदस्य अपनी पेंशन निधि को अल्पकालिक जरूरतों के लिए तुरंत कैश न करवा लें और भविष्य के लिए एक मजबूत सुरक्षा कवच बनाए रखें। अक्सर देखा जाता है कि लोग मुश्किल समय में रिटायरमेंट फंड तोड़ देते हैं और बाद में वृद्धावस्था में आर्थिक असुरक्षा का सामना करते हैं। इसीलिए नीति निर्माताओं का मानना है कि यदि निकासी के नियम थोड़े सख्त होंगे तो सदस्य योजनाबद्ध तरीके से वित्तीय प्रबंधन करेंगे और अनावश्यक या भावनात्मक निर्णयों से बच सकेंगे। हालांकि दूसरी तरफ यह भी उतना ही सच है कि देश के एक बड़े हिस्से में अभी भी सामाजिक सुरक्षा के पर्याप्त साधन उपलब्ध नहीं है और बेरोजगारी या नौकरी जाने की स्थिति में परिवार का पूरा बोझ उसी सदस्य पर आ जाता है जिसने कुछ धन ईपीएफ या ईपीएस में जमा कर रखा होता है। ऐसे में 3 वर्ष की यह लंबी अवधि बहुत से परिवारों के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो सकती है। इसलिए हर सदस्य के लिए यह अत्यंत आवश्यक हो जाता है कि वे अपनी वित्तीय योजना बनाते समय इन नई शर्तों को गंभीरता से ध्यान में रखें, ताकि भविष्य में उन्हें अचानक किसी संकट का सामना न करना पड़े। अब ईपीएस से निकलकर बात करते हैं पेंशन भुगतान की उस प्रणाली की जिसे ईपीएफओ ने पूरी तरह डिजिटल और केंद्रीकृत बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। ईपीएफओ ने ईपीएस पेंशनरों के लिए एक केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली यानी सीपीपीएस की शुरुआत की है। यह नई व्यवस्था तकनीक पर आधारित एक आधुनिक प्लेटफॉर्म है, जिसके माध्यम से अब देश के किसी भी कोने में रहने वाला पेंशन भोगी किसी भी बैंक की किसी भी शाखा से अपनी मासिक पेंशन प्राप्त कर सकता है। पहले बहुत से पेंशन भोगियों को इस बात की मुश्किल होती थी कि उनका पेंशन भुगतान आदेश, जिसे पीपीओ कहा जाता है, किस कार्यालय से जारी हुआ है और पेंशन किस विशेष शाखा में लिंक है। यदि वे किसी कारणवश शहर बदलते थे या अपने बच्चों के पास दूसरे राज्य में रहने चले जाते थे, तो पेंशन को नई शाखा में शिफ्ट कराने की प्रक्रिया झंझट भरी और समय लेने वाली हो जाती थी। कई बार बुजुर्गों को खुद लंबी दूरी तय करके पुराने शहर के बैंक या विभागीय दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे। लेकिन सीपीपीएस के लागू होने के बाद यह समस्या बड़े स्तर पर कम हो जाएगी। पेंशन भोगियों को अब इस बात की चिंता नहीं करनी पड़ेगी कि उनका पीपीओ किस क्षेत्रीय कार्यालय से जारी हुआ है या किस पुराने बैंक खाते से जुड़ा हुआ है। अब यह पूरी जानकारी एक केंद्रीकृत डिजिटल प्रणाली
में समाहित होगी और पेंशन का भुगतान सीधे उस खाते में पहुंचेगा जो वर्तमान में सक्रिय और वैध है। पेंशनर यदि किसी कारणवश अपना निवास स्थान बदलते हैं तो उन्हें केवल बैंक खाते में आवश्यक अपडेट करवाना होगा। बाकी तकनीकी काम यह नई प्रणाली अपने आप संभाल लेगी। यह डिजिटल क्रांति उन बुजुर्ग पेंशनरों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है जो अपने मूल गांव या शहर से दूर बच्चों या रिश्तेदारों के साथ किसी अन्य शहर या राज्य में रहते हैं। उन्हें अब इस डर से अपने पुराने शहर नहीं लौटना पड़ेगा कि कहीं पेंशन में रुकावट ना आए या कोई फॉर्म जमा ना हो पाए। उनकी पेंशन अब नजदीकी बैंक शाखा के माध्यम से सहज रूप से उपलब्ध रहेगी, जिससे न केवल समय की बचत होगी बल्कि स्वास्थ्य और सुरक्षा की दृष्टि से भी उन्हें काफी लाभ मिलेगा। अब बढ़ते खर्चों और महंगाई की बात करें तो यहां एक और बड़ी और लंबे समय से प्रतीक्षित खबर सामने आई है जो सभी ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के लिए उम्मीद की एक नई किरण लेकर आई है। वर्तमान में ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम पेंशन राशि मात्र 1000 रुपए प्रति माह तय की गई है। यह सीमा काफी पहले निर्धारित की गई थी और उसके बाद से अब तक इसमें कोई औपचारिक संशोधन नहीं किया गया है। इस बीच देश में महंगाई, चिकित्सा खर्च, दैनिक उपभोग की वस्तुओं की कीमतें और जीवन यापन की कुल लागत कई गुना बढ़ चुकी है। इसी पृष्ठभूमि में श्रम मंत्रालय से जुड़ी संसदीय स्थायी समिति ने इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार किया है। समिति ने विस्तृत समीक्षा के बाद यह साफ निष्कर्ष निकाला है कि वर्तमान न्यूनतम पेंशन से आज के समय में किसी भी पेंशनर की बुनियादी जरूरतें भी सही तरीके से पूरी नहीं हो पा रही हैं। घर का किराया, बिजली, पानी के बिल, दवाइयां, भोजन, परिवहन और अन्य जरूरी खर्चों को जोड़कर देखें तो 1000 रुपए की राशि लगभग प्रतीकात्मक ही रह जाती है, व्यावहारिक सहारा नहीं बन पाती। इसलिए समिति ने सरकार को यह सिफारिश भेजी है कि न्यूनतम पेंशन में तत्काल और सार्थक वृद्धि की जाए। हालांकि अभी यह केवल एक सिफारिश है और अंतिम फैसला केंद्र सरकार के स्तर पर ही लिया जाना है, लेकिन अंदरूनी सूत्रों से जो जानकारियां सामने आ रही हैं वे यह संकेत देती हैं कि आने वाले कुछ महीनों में इस दिशा में कोई सकारात्मक घोषणा की जा सकती है। यदि ऐसा होता है तो यह ईपीएस 95 के अंतर्गत पेंशन प्राप्त कर रहे लाखों बुजुर्गों के जीवन स्तर में कुछ हद तक सुधार का मार्ग खोल सकता है। यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग केवल पेंशनरों की आवाज नहीं है, बल्कि कई सामाजिक संगठनों, कर्मचारी संघों और विशेषज्ञों द्वारा भी लंबे समय से उठाई जा रही है। उनका तर्क है कि किसी भी सभ्य समाज में बुजुर्गों को कम से कम इतनी आर्थिक सुरक्षा अवश्य मिलनी चाहिए कि वे सम्मान के साथ अपना जीवन व्यतीत कर सकें और छोटी छोटी जरूरतों के लिए दूसरों पर पूरी तरह निर्भर न हो। देखना होगा कि सरकार आगामी समय में इन सिफारिशों पर किस तरह की ठोस नीति बनाती है और उसका दायरा कितना व्यापक रखा जाता है। इसी क्रम में ईपीएफओ और श्रम मंत्रालय की ओर से एक और महत्वपूर्ण पहल शुरू की गई है जो ईपीएस 95 योजना के ढांचे में व्यापक बदलाव की संभावना को जन्म दे रही है। दशकों पहले जिस सामाजिक आर्थिक परिदृश्य के आधार पर यह योजना तैयार की गई थी, आज देश की अर्थव्यवस्था, रोजगार के स्वरूप, औसत आय, निजी क्षेत्र की भूमिका और सामाजिक संरचना में काफी बदलाव आ चुका है। पहले स्थायी नौकरियों का चलन अधिक था, लेकिन अब अनुबंध आधारित और असंगठित क्षेत्र में काम की हिस्सेदारी बढ़ गई है। इन्हें नई परिस्थितियों को देखते हुए सरकार ने यह समझा है कि पुरानी योजना को ज्यों का त्यों जारी रखना व्यवहारिक नहीं होगा। इसीलिए ईपीएस 95 की एक व्यापक समीक्षा और सुधार की प्रक्रिया शुरू की गई है। इस समीक्षा के तहत पेंशन की गणना के फार्मूले, योगदान की दरें, पात्रता से जुड़े मानदंड, अधिकतम और न्यूनतम सीमा और भविष्य की देनदारियां जैसे कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर पुनर्विचार किया जा रहा है। उद्देश्य यह है कि योजना को वित्तीय रूप से टिकाऊ भी रखा जाए और साथ ही यह सुनिश्चित भी किया जाए कि भविष्य में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को सम्मानजनक पेंशन प्राप्त हो सके। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो हमारे चैनल सत्ता सियासत को जरूर सब्सक्राइब करें